हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोगों के साथ इस बुक के बारे में, ऑर्बिटल, जिसको 2024 में इसी साल बुकर प्राइज़ मिला है। और पार्ट 1 मैंने इसका ऑलरेडी बना दिया है, ये पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए, तभी आपको पार्ट 2 ठीक से समझ में आएगा। अब पार्ट 2 में क्या होता है? पार्ट 2 में हमें मालूम पड़ता है कि जो ग्राउंड कंट्रोल है, भाई देखिए क्या होता है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऊपर होता है उसका कनेक्शन अर्थ पे भी रहता है। जो स्पेस एजेंसीज हैं जो ग्राउंड से कंट्रोल कर रही हैं उनको ग्राउंड कंट्रोल बोलते हैं, तो कंटिन्यूस टच में रहते हैं। ठीक है, तो जो ग्राउंड कंट्रोल वाले हैं वो बताते हैं ऊपर एक एस्ट्रोनॉट को जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जिसका नाम है पीट्रो, कि पीट्रो अब अर्थ से एक और स्पेसक्राफ्ट गया है मून की तरफ, और वो आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाले स्पेसक्राफ्ट को वो पास करता हुआ उससे आगे निकल गया है। तो यानी कि अब आप अर्थ से सबसे दूर नहीं हो, आपसे भी दूर एक स्पेसक्राफ्ट है, आप सेकंड नंबर पे आ चुके हो। काइंड ऑफ एक मजाक करते हैं जो ग्राउंड कंट्रोल वाले होते हैं। ठीक है, पीट्रो से। पीट्रो कौन है? जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक एस्ट्रोनॉट है। तो वो बताते हैं ग्राउंड कंट्रोल वाले कि मजाक कर रहे हैं कि भाई अब जो आपका नाम है न्यूज़पेपर में वो तो पुरानी बात हो गई। अब ये जो नया स्पेसक्राफ्ट गया है मून की तरफ, ये तो आपसे ज़्यादा आगे निकल गया है, अर्थ से ज़्यादा दूर हो गया है, तो अब आपका नाम न्यूज़पेपर्स में कम आएगा। तो अब पीट्रो स्माइल करता है बात सुन के, लेकिन वो अंदर ही अंदर ये बात सोचता है कि अच्छी बात है कि हमारा पेपर में ऐसा नाम ना आए, क्योंकि वो जानता था कि अगर एस्ट्रोनॉट्स के बारे में नॉर्मली न्यूज़पेपर्स में छपता नहीं है, अगर छप रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ हादसा होता है तभी छपता है। तो ही इज़ हैप्पी कि ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी बताता हूँ डिस्टेंस की अगर बात करें, क्यों इन्होंने बोला कि जो अब दूसरा स्पेसक्राफ्ट गया मून की तरफ वो आगे निकल गया है, क्योंकि अर्थ से जो इंटरनेशनल स्पेसक्राफ्ट है ना, उसकी जो दूरी है, डिस्टेंस है, दैट इज़ अराउंड 400 किलोमीटर्स। और अर्थ से जो मून का डिस्टेंस है वो है 3.84 लाख किलोमीटर्स। तो आप समझ रहे हैं डिस्टेंस। अर्थ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का डिफरेंस जो है, डिस्टेंस है जो, वो है 400 किलोमीटर का। अर्थ से जो मून का डिफरेंस है वो है 3.84 लाख किलोमीटर का। तो जो दूसरा स्पेसक्राफ्ट मून की तरफ गया उसको तो बहुत ज़्यादा जर्नी ट्रैवल करनी है, तो अब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को क्रॉस करता हुआ उससे आगे निकल गया है। ठीक है, तो इसी कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे ग्राउंड कंट्रोल वाले और ये जो एस्ट्रोनॉट है पीट्रो। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसके बारे में मालूम पड़ता है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको एक्सरसाइज काफ़ी करनी पड़ती है। सुबह उठ के उनको डेली 2 घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वो काइंड ऑफ मैंडेटरी है। अब उसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि जब ये स्पेस स्टेशन में रहते हैं तो वहाँ ग्रेविटी नहीं है, ऑलमोस्ट ज़ीरो ग्रेविटी है, उसको माइक्रो ग्रेविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ पे तो हम ग्रेविटी पे हैं, तो मतलब उसके पुल पे हैं, तो हमारी जो हड्डियाँ हैं, हमारी जो मसल्स हैं, उस पर ग्रेविटेशनल पुल रहता है, एक फोर्स रहता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ और हमारी जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहती हैं। पर जो वहाँ पे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर, उनकी हड्डियाँ और मसल्स धीरे धीरे कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ग्रेविटी का असर नहीं है, वो ज़ीरो ग्रेविटी के उसमें एनवायरनमेंट में। तो इसीलिए उनको अपनी हड्डियों और मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए 2 घंटा डेली उनको एक्सरसाइज करनी ही करनी है। एक्सरसाइज में वो क्या करते हैं? वेट लिफ्टिंग करते हैं। एक्सरसाइज बाइक होती है, मतलब एक टाइप की एक स्टेशनरी बाइक होती है, उसको चलाते हैं पैरों से, एक स्टेशनरी साइकिल टाइप की समझ लीजिए। और एक ट्रेडमिल होती है जिस पे वो रनिंग करते हैं। ये उनको करना पड़ता है, डेली का उनका रूटीन है। ठीक है, अब ये भी बताया गया, देखो मतलब राइटर ने कितना अच्छे से लिखा है कि ये जब एस्ट्रोनॉट्स जब वहाँ पे रनिंग कर रहे हैं तो उस टाइम क्या क्या सोच रहे हैं। तो हर एक ने हेडफोन लगा रखा है, म्यूज़िक चला हुआ है, और सब अपने अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। जो पीटर है वो इटली से है, जब वो रनिंग कर रहा है हेडफोन लगा रखे हैं, तो अपने इटली के बारे में सोच रहा है। एक इटली में एक कोई जगह है उसके बारे में सोच रहा है जहाँ से वो आया है, उसके आसपास जो पेड़ हैं, जो ग्रास है, जो गार्डन है, उसके बारे में सोच रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखो वो वहाँ रह के अपने उस जहाँ से वो आया उस
जगह को मिस करता है, ये मालूम पड़ता है। ठीक है, एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आपको मालूम पड़ती है यहाँ पे। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि हड्डियों और मसल्स की जो ताकत है वो मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब ये लोग वापस आते हैं ना अर्थ पे, तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उससे तो उनका स्पेसक्राफ्ट बच जाता है, जबकि वो भी अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो बहुत स्पीड से आता है स्पेस, जो इनका जिसमें आते हैं ये स्पेसक्राफ्ट में, तो फ्रिक्शन होता है, हीट होती है, बहुत चीज़ें होती हैं, तो जिसकी वजह से खतरा तो होता है। ठीक है, लेकिन वो राइटर बताती हैं उसको तो सर्वाइव कर लेते हैं लोग, क्योंकि साइंटिफिक जो एडवांसमेंट्स है काफ़ी हो चुकी हैं। लेकिन जो एक बहुत बड़े टेंशन की बात ये होती है कि इनकी हड्डियाँ और जो इनकी जो मसल्स है वो वीक ना हो जाएं, क्योंकि अगर हड्डी और मसल्स वीक हो गई तो जब ये अर्थ पे लैंड करेंगे, जब बाहर निकलेंगे, ज़मीन पे पैर रखेंगे, तो हो सकता है कि जैसे इनकी जो हड्डियाँ हैं वो बिल्कुल एक चिड़िया की हड्डियों की तरह बिल्कुल पतली रह जाएं, बोन डेंसिटी उनकी बहुत कम हो जाए, मतलब हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाएं, इतनी कमज़ोर हो जाएं कि ये इसमें लिखा हुआ है कि जैसे एक पेपर की जो बनी हुई चिड़िया है, एक कागज़ की बनी हुई चिड़िया, उसकी तरह वो सिकुड़ ना जाए, तो इतनी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। इसको मैं लाइंस को पढ़ के बताता हूँ जो लिखा है इन्होंने, आपको समझ में आएगी जो मैं बात बोल रहा हूँ। तो एक एस्ट्रोनॉट के बारे में ही है कि वो एक्सरसाइज कर रही है और उसको एक्सरसाइज करना क्यों ज़रूरी है, राइटर बताती हैं। शी वुड सर्वाइव द ब्लेजिंग हीट एंड टम्बल ऑफ हर री एंट्री ओनली टू बी पुल्ड फ्रॉम हर कैप्सूल एंड फोल्ड लाइक अ पेपर क्रेन। मतलब यही जो मैंने आपको बात बोली है अभी, कि जो उनका स्पेसक्राफ्ट आएगा तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से इन चीज़ों से तो सर्वाइव कर लेगा एक बार को, लेकिन अगर उन्होंने एक्सरसाइज नहीं करी तो जो उनकी हड्डियाँ हैं वो इतनी कमज़ोर हो जाएंगी, जैसे कि ये कागज़ से बनी हुई चिड़िया होती है, उस जो कागज़ अगर वो सिकुड़ जाए, ठीक है, कागज़ से बनी हुई जो चिड़िया है वो कागज़ सिकुड़ जाए तो क्या रह जाएगा, तो वैसे ही हड्डियाँ भी उनकी सिकुड़ सकती हैं। तो हड्डियाँ और जो मसल्स हैं वो काफ़ी वीक हो जाती हैं, तो ये एक चैलेंजिंग चीज़ होती है जिसकी वजह से उनको 2 घंटे डेली एक्सरसाइज करनी ही पड़ती है। ठीक है, वो मैंडेटरी है, ये चीज़ है। अब एक चीज़ और है, एक तरफ तो नॉस्टैल्जिया है जैसा मैंने आपको बताया था कहानी में, ठीक है, कि वो ऊपर हैं जब स्पेसक्राफ्ट में तो अपनी फैमिली को, अर्थ को, सबको मिस करते हैं। बट विद टाइम क्या होता है, जैसे जब ये रहते हैं लंबे टाइम तक, जब ऊपर रहना स्टार्ट कर देते हैं तो धीरे धीरे फिर उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी इनका लगाव बन जाता है और फिर अर्थ पे आना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। ये भी चीज़ है, सोचिए साइमल्टेनियसली 2 चीज़ें हैं, एक तरफ तो अर्थ को मिस कर रहे हैं, अर्थ उनके लिए काइंड ऑफ एक मदर लैंड है, लेकिन दूसरी तरफ इतने लंबे टाइम तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते रहते उससे भी एक अटैचमेंट बन जाती है। और ये मालूम पड़ता है, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो एक फीमेल एस्ट्रोनॉट थी जिनका नाम था चाई करके, जापान से थी, उनकी मदर की डेथ हो गई थी, उनकी मदर की न्यूज़ मालूम पड़ी थी। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अब वो देखती हैं कि अगर उनको वापस जाना पड़े, वो खिड़की में से देख रही हैं, विंडो में से स्पेसक्राफ्ट के अर्थ को, कि जब मैं वापस जाऊंगी तो अब मेरी मदर तो नहीं है, मदर की वहाँ पे डेथ हो गई है, तो वहाँ पे जो बिलोंगिंग्स होंगी, वो चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें, फिर वो कहती हैं मैं बहुत परेशान हो जाऊँगी, बहुत दुख होगा मुझे, क्योंकि बार बार वो अर्थ उनको मदर की याद दिला रहा है और चाय की मदर की डेथ हो गई थी। तो वो सोचती हैं कि अगर वो जाएंगी तो फिर वो जो पेन है, वो जो सफरिंग है, वो बियर करना कितना मुश्किल होगा उनके लिए। ठीक है, इस लाइन को लिखा है चाय के बारे में, चाय की बारे में बात कर रही है यहाँ पे राइटर। इफ़ शी कुड स्टे इन ऑर्बिट फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ ऑल वुड बी वेल, इट्स ओनली व्हेन शी गोज बैक दैट हर मदर इज़ डेड। क्योंकि भाई जब वो स्पेसक्राफ्ट में, तो अभी वो वाली जो चीज़ें हैं, जब वो जाएंगी अर्थ पे तो ऑब्वियसली वहाँ बिलोंगिंग्स होंगी मदर की, वो फिर रिमेम्बरेंस, फिर वही उसी घर में जाएंगी, वो फिर एनवायरनमेंट वही, तो फिर माइंड में वो सब चीज़ें आएंगी, मेमोरीज आएंगी मदर की, फिर वो परेशान होंगी। लेकिन जब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तो भी एटलीस्ट वो उस चीज़ से डिस्टेंट है। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे मैंने बोला ना, एक तरह से शुरू में तो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर इंसान एडजस्ट हो जाता है
स्पेस क्राफ्ट में, ठीक है, ये है। अब एक चीज़ और भी है, देखिए ये भी मालूम पड़ता है कि दिन में जब वो अर्थ को देखते हैं तो अर्थ अलग दिखाई दे रहा है, बाकी ऑब्वियसली चीज़ें तो दिखाई देती हैं। जब ऊपर से देख रहे हैं तो उसमें समुंदर भी दिखाई दे रहा है, पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सारी नेचुरल ब्यूटी दिखाई देती है ऊपर से जब आप देखते हो अर्थ को स्पेस क्राफ्ट में से। लेकिन यहाँ राइटर बताती हैं जब रात होती है तब एक उनको मैनकाइंड का रियल वो मालूम पड़ता है, क्योंकि रात से क्या मतलब है। देखिए दिन में तो क्या है, अब दिन में ऊपर से देखेंगे तो इंसान तो दिखाई देगा नहीं, ये बहुत डिस्टेंस पे बैठे हैं 400 किलोमीटर ऊपर, लेकिन रात को इंसान की बनाई हुई लाइटें जल जाती हैं तो लाइट्स तो दिखाई देती हैं। तो इसलिए जो मैनकाइंड है वो रात को जागती है, मैनकाइंड के बारे में अवेयरनेस रात को होती है, दिन भर तो नेचर के बारे में होती है, क्योंकि दिन में दिन की जब धूप है तो नहीं दिखाई दे रहा इंसान, लेकिन रात को इंसान की जो की प्रेजेंस है वो उसकी लाइट से मालूम पड़ती है जब अर्थ पे लाइट जलती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन लिखी हैं, फ्रॉम द स्पेस स्टेशंस डिस्टेंस मैनकाइंड इज अ क्रिएचर दैट कम्स आउट ओनली एट नाइट, मैनकाइंड इज द लाइट ऑफ सिटीज एंड द इल्यूमिनेटेड फिलामेंट ऑफ रोड्स, बाय डे इट्स गॉन इट हाइड्स इन प्लेन साइट। जो मैंने आपको बात बोली वो यही कह रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर अब एक चीज़ हमें मालूम पड़ती है इसमें स्टोरी में आगे कि ये सारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, 6 एस्ट्रोनॉट्स हैं, तो दे आर 6, ठीक है, 4 मेल हैं 2 फीमेल हैं। तो उसमें जो पीटरो है वो डिस्कशन करता है, क्योंकि इटली से, तो बोलता है कि हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है जो अंदर से, काश ऐसा होता इसको अगर मैं, जैसे मेरे इटली में घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, मैं उसको वैसे बना पाता, ठीक है। तो अब चाई बोलती हैं जैसे जापान में हम घर बनाते हैं वैसा होता, क्योंकि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मिनिमलिस्टिक टाइप का होता है, जो रियल में जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं लाइफ के लिए, ठीक है, और बहुत ही मिनिमलिस्टिक स्टाइल में एलिगेंस को मेंटेन करते हुए होता। तो चाई अपना पर्सपेक्टिव देती हैं, ठीक है। तो पीटरो अपना इटली का पर्सपेक्टिव दे रहा है कि ऐसे होना चाहिए स्पेस क्राफ्ट, अंदर से इटली के स्टाइल में होना चाहिए। चाई कह रही हैं कि नहीं, जापान के स्टाइल में होना चाहिए। तो दोनों कंट्रीज़ के अलग अलग हमें एक पर्सपेक्टिव्स दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर एक चीज़ आती है, अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो पीटरो है वो कहता है जब मैं वापस जाऊँगा ना अर्थ पे तो पता है आपको मैं क्या करूँगा। तो वहाँ पूछते हैं बाकी जो एस्ट्रोनॉट खड़े होते हैं कि हाँ क्या करोगे। वो कहता है यार मैं दरी पे लेट जाऊँगा, एक कारपेट है उस पर मैं लेट जाऊँगा। तो हंसते हैं, अरे कारपेट पे लेट जाओ, ये क्या बात हुई। वो कहता है उस कारपेट पे लेट के मैं वापस स्पेस के बारे में सोचूंगा, ठीक है। तो ये लाइन है, आई विल लाई देयर पीटरो सेज एंड ड्रीम ऑफ स्पेस। तो मतलब एक तरह से जो लगाव है वो बनता जा रहा है, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक वो अराउंड 9 मंथ्स के लिए आए हैं वहाँ पे, उस मिशन पे हैं, 9 महीने के मिशन पे। तो अब इतने टाइम तक जब आप आइसोलेट हो जाते हो चीज़ों से और जब आप डिस्टेंस पे आ जाते हो तो उस चीज़ के साथ भी अटैचमेंट हो जाता है। अब उनका स्पेस के साथ एक स्पेशल अटैचमेंट बन गया है, ये चीज़ निकल के आ रही है, ठीक है। अब ये भी मालूम पड़ता है कि अब ये दिन भर में करेंगे क्या, ये तो मैंने आपको बताया, क्योंकि ये जो कहानी है ये पूरे दिन में क्या करेंगे उसके राउंड है, कि 24 घंटे ये लोग क्या करेंगे इसके राउंड है। तो पहले तो सुबह उठ के 2 घंटे एक्सरसाइज कर लेते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब क्या क्या करेंगे पूरे दिन में, सबके अलग अलग काम है, ठीक है। जैसे एक एस्ट्रोनॉट क्या करेगा, वो माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करेगा, कि जो स्पेस क्राफ्ट में जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरसेस हैं, उनकी स्टडी करेगा, ठीक है। दूसरा वाला जो है एस्ट्रोनॉट वो MRI के बारे में स्टडी करेगा, कि जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं इनके ब्रेन में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे वहाँ पे रहने की वजह से, तो उनका MRI होगा, स्कैन्स होते हैं रेगुलर, MRI स्कैन्स के बारे में स्टडी करेगा। तीसरा जो है एस्ट्रोनॉट वो चूहों पे स्टडी करेगा, और वो देखेगा जब चूहे ऊपर रह रहे हैं तो कैसे इनके अंदर मसल वेस्टिंग हो रही है। जो इनकी मसल्स हैं, मैंने बोला था ना, इनके लिए मसल्स प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैलेंज होता है स्पेस में, एस्ट्रोनॉट्स के बोन्स और मसल्स वीक हो जाती हैं। तो जो एक एस्ट्रोनॉट है उसमें से उसका काम ही यही है, वो एक तरह से साइंटिस्ट है इस चीज़ का, वो चूहों पे स्टडी करेगा ये देखने के लिए कि इनकी मसल में कितना डैमेज होता है स्पेस पे रहने में, ठीक है। फिर एक क्या करेगा, एक ऑक्सीजन जनरेटर्स पे स्टडी करेगा, कि क्योंकि ऑक्सीजन का वहाँ पे अलग तरीके से है, ठीक है, कंजम्पशन जनरेशन। तो
एक एस्ट्रोनॉट ऑक्सीजन जनरेटर्स पे काम करेगा, और हार्ट के जो सेल्स होते हैं उनको कल्चर करके उस पर स्टडी होगी, हार्ट के सेल्स की स्टडी होगी, क्योंकि वो देखेंगे हार्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि आप देखिए जब आप स्पेस में हैं तो ग्रेविटी काम नहीं कर रही, तो थोड़ा सा क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है जो ब्लड के फ्लो में है। पैरों में जो हमारे इतना जो ब्लड का फ्लो रहता है, जब हम अर्थ पे होते हैं, स्पेस पे जब हम होते हैं तो थोड़ा उसमें चेंजेस आते हैं, क्योंकि ग्रेविटी अब आपको नीचे की तरफ पुल नहीं कर रही। तो तो ये भी इंपॉर्टेंट है स्टडी करना कि जो ब्लड का फ्लो है, हार्ट सेल्स हैं, फिर वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक एस्ट्रोनॉट इन चीज़ों में स्टडी करेगा। तो पूरे दिन का पैक्ड है, आप देख रहे हैं अलग अलग चीज़ों में स्टडी हो रही है। कोई वहाँ पे प्लांट्स पे स्टडी करेगा, क्योंकि देखिए वहाँ पे वो लोग भी प्लांट्स लगाते हैं, स्पेस क्राफ्ट के अंदर प्लांट्स लगते हैं, लेकिन वो अर्थ के जो प्लांट्स हैं थोड़ा उससे वो ऑब्वियसली वहाँ पे एक डिफरेंस आएगा कि कैसे उनको वहाँ पे बड़ा करा जाएगा, कैसे उन प्लांट्स को मेंटेन करा जाएगा, तो उसके लिए भी स्टडी होती है। ठीक है, तो इन सब का आप देखिए दिन बटा हुआ है कि भाई तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, ये वाली चीज़ें मालूम पड़ती हैं। ठीक है, अब होता क्या है, एक चीज़ निकल के आती है, ये इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ आपको, कि एक लेडी एस्ट्रोनॉट है वहाँ पे, एक तो चाई है, दूसरी है नेल करके। तो नेल का जो भाई होता है, नेल का भाई बताता है कि मेरी तबीयत ख़राब थी, ऐसे ऐसे है, और अपना एक तरह से पूरा मैसेज लिखता है कि ऐसे ऐसे मेरी तबीयत ख़राब थी, मतलब उसने ग्राउंड कंट्रोल वालों के थ्रू मैसेज पहुँचाया होगा। तो और वो ये भी बताता है कि आपको कितना अच्छा लग रहा होगा, नेल मतलब अपनी बहन को लिख रहा है कि तुम्हें तो बढ़िया लग रहा होगा यार, तुम तो स्पेस क्राफ्ट में ऊपर कितना, इट फील सो नाइस देयर, बढ़िया लगता है ना ऊपर आप वहाँ पे स्पेस क्राफ्ट में हो, इस तरह से। ठीक है, अब लेकिन जब वो उसको पढ़ती है तो वो सोचती है, जो नेल है वो कहती है, अब ये देखिए, और उसके भाई ने वर्ड यूज़ किया कि आपको नाइस लग रहा होगा, सिस्टर के लिए तुमको नाइस लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, नाइस। तो अब वो सोच रही है एस्ट्रोनॉट, वो क्या सोच रही है, अप हेयर नाइस फील सच एन एलियन वर्ड, इट्स ब्रूटल, इनह्यूमन, ओवरवेलमिंग, लोनली, एक्स्ट्रॉर्डनरी एंड मैग्निफिसेंट। मतलब एक साथ कई चीज़ें। नेल सोच रही है कि जो मेरे भाई ने मेरे ये वर्ड यूज़ करा है कि मुझे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा होगा, ये जो नाइस वर्ड है ये थोड़ा एलियन सा लग रहा है, क्योंकि खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, ये बड़ी मिक्स्ड टाइप ऑफ फीलिंग्स हैं। एक तरफ लोनलीनेस भी है ऊपर, और एक तरफ एक एक्स्ट्रॉर्डनरी फीलिंग भी है, क्योंकि जब आप खिड़की से बाहर अर्थ को देखते हो तो एक अलग फीलिंग आती है। ठीक है, तो एक तरीके से जो उसके अंदर थॉट्स हैं उसको ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर सकती, उसको वर्ड्स में पेन डाउन नहीं कर सकती। तो जो उसका भाई सोच रहा है ना कि वो नाइस लग रहा होगा, तो वो ये दिखा रहा है, राइटर ने दिखाने की कोशिश करी है कि एग्जैक्टली ऐसा है नहीं, जैसा नाइस हम यहाँ बैठ के सोच रहे हैं अर्थ पे कि वाह कितना ऊपर नाइस लग रहा होगा जो वहाँ बैठे हैं, पर वो उनके लिए नाइस वो नहीं है जो हमारे लिए नाइस है। वहाँ बहुत मिक्स्ड काइंड ऑफ इमोशंस चलते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे ब्रूटल भी है, इनह्यूमन भी है, क्योंकि ऊपर रह रहे हो उतना आसान नहीं है, ओवरवेलमिंग है, लोनली है, एक्स्ट्रॉर्डनरी एंड मैग्निफिसेंट है। तो कई सारी चीज़ें एक साथ हैं, बहुत अच्छे इमोशंस भी आ रहे हैं और बहुत आप देखेंगे ऐसे भी आ रहे हैं जहाँ आपको लोनलीनेस महसूस हो रही है। ठीक है, अब जो इमोशंस भी हैं वो एक्सट्रीम में चलते हैं, कैसे हैं ये भी मैं पढ़ के बताता हूँ। जो नेल है वो क्या सोच रही है, लेडी एस्ट्रोनॉट जो है, शी ऑफन स्ट्रगल्स फॉर थिंग्स टू टेल पीपल एट होम बिकॉज द स्मॉल थिंग्स आर टू मंडेन एंड द रेस्ट इज टू एस्टाउंडिंग एंड देयर सीम्स टू बी नथिंग इन बिटवीन। देखिए, कुछ बहुत जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें हम अर्थ पे रहने वाला इंसान अटका हुआ है कि जॉब करनी है, करियर करना है, गाड़ी की सर्विस करवानी है, कपड़े खरीदने हैं, जो दिन भर की हमारी होती है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, पानी नहीं आ रहा तो मोटर चालू कर लो, ठीक है, या ये हो गया वो हो गया, जो डे टू डे गॉसिपिंग होती है। तो बहुत जो छोटी चीज़ें हैं उसमें उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आता नहीं है जो वहाँ पे ऊपर हैं। ठीक है, और उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है जो जिनके बारे में हम सोचते रहते हैं, भाई ट्रैफिक जैम है, जॉब पे जाना है, ये है वो है, ठीक है, डेडलाइंस हैं, उनकी वो उन चीज़ों से आज़ाद हैं जो ऊपर हैं। तो इसके बारे में वो अब कनेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि वो अब उससे बाहर आ गए उस वाले जोन से।
और जो बाकी जो देख रहे हैं और जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो एस्टाउंडिंग है। एस्टाउंडिंग मतलब बहुत ग्रेट है, क्योंकि ऊपर बैठ के आप स्पेस को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप जो देख रहे हो मतलब प्लेनेट के लेवल पे जो आप चीज़ें देखते हो तो बहुत ग्रैंड लेवल पे चीज़ें हो रही हैं। तो वो ना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अर्थ के लोगों के मैसेजेस से उस तरीके से। ऑब्वियसली उन्होंने अर्थ की लाइफ को जिया हुआ है, लेकिन बहुत लंबे टाइम से वो जब आइसोलेट हो जाते हैं ना, जो तो एक पर्सपेक्टिव में बहुत बड़ा चेंज आता है। अगर आपकी लाइफ में कुछ बड़ी चीज़ें हो जाएं, बहुत बड़ी, तो वो जो छोटी चीज़ें हैं उनको देखने का पर्सपेक्टिव आपका चेंज होगा। ऐसा नहीं कि छोटी चीज़ें आपको इम्पैक्ट नहीं करेंगी, इम्पैक्ट करेंगी, बट एक जब वाइडर पर्सपेक्टिव मिल जाता है तो चेंजेस आते हैं आपके आउटलुक में। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे मतलब ये बताने की कोशिश करिए कि जैसा आप समझ रहे हैं तो चीज़ें यहाँ बिल्कुल एक्सट्रीम्स के जो वो हैं इमोशंस, उनको डिस्क्राइब कर पाना मुश्किल हो रहा है, ये वाली चीज़ है। ठीक है, फिर एक चीज़ और मालूम पड़ती है यहाँ पे। एक एस्ट्रोनॉट है, वो बताता है इस चीज़ को कि जैसे कि जब वो छोटा था तो उसने इस चीज़ के बारे में सोचा था, उसका सपना था कि वो बड़ा होगा, वो एस्ट्रोनॉट बनेगा और ऐसे ऊपर स्पेस स्टेशन में जाएगा, ये सब चीज़ें उसने सोची थी। बट मालूम पड़ता है कि जब रियल में ऐसा होता है तो चीज़ें वैसी निकल के नहीं आती जैसे आपने एक्सपेक्ट करी होती हैं। डिफरेंस आ जाता है बहुत हमारी एक्सपेक्टेशंस में और रियलिटी में। इसके बारे में यहाँ दिखाया गया है, इसमें लिखा भी है, क्योंकि जब आप ऊपर वो बताता है एस्ट्रोनॉट कि जब मैं ऊपर पहुँच गया तो लाइफ जैसा मैंने सोची थी बिल्कुल वैसी नहीं है। कैसी है फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ उस पूरा पैराग्राफ को। दिस इज़ अ स्ट्रेंज थिंग, it seems to her, all your dreams of adventure and freedom and discovery culminate in the aspiration to become an astronaut, and then you get up here and you are trapped and spend your days packing and unpacking things and fiddle in a laboratory with pea shoots and cotton roots and go nowhere but round and round with the same old thoughts going round and round with you. This isn't a complaint. No, this isn't a complaint. तो आप समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि जब आप वहीं चक्कर लगाए जा रहे हो तो सेम थॉट्स हैं, सब कुछ सेम है, तो उतनी वैसी नहीं है लाइफ जैसा वो सोचा था उसने बचपन में कि जब वो एस्ट्रोनॉट बनेगा तो स्पेस में जाएगा तो ये होगा और ये होगा। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस दिखाया गया है एक एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में। ठीक है, फिर अब एक चीज़ और भी है कि ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल डिफरेंट है अर्थ की चीज़ों से, और उनको यूज टू होना पड़ता है क्योंकि वो चीज़ें वहाँ वो नहीं उनके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, दे हैव टू मेक डू इन ल्यू ऑफ एवरी अर्थली थिंग, फैमिलीज, एनिमल्स, वेदर, सेक्स, वाटर, ट्रीज। जो चीज़ें ये अर्थ पे थी ये यहाँ पे नहीं है और उनको काम चलाना पड़ता है बिना उसके, उनको एडजस्ट होना पड़ेगा। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि इनको वहाँ पे डिप्रेशन भी होता है, क्योंकि आप देखिए आप एक कैप्सूल में बंद हैं, वो एक स्पेसक्राफ्ट एक कैप्सूल की तरह आप उसमें बंद हैं, सिर्फ आपके साथ आप 6 लोग हो, तो एक बहुत ही लिमिटेड लाइफ हो जाती है। ऑब्वियसली आपको बहुत ग्रैंड पर्सपेक्टिव्स मिल रहे हैं, बहुत ग्रैंड पर्सपेक्टिव्स मिल रहे हैं। शुरू में एक्साइटमेंट हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब आपका नॉवेल्टी इफेक्ट जब फेड होता है विद टाइम, और जब लंबे टाइम तक आपको रहना पड़े, 9 महीने कम टाइम नहीं है, बहुत बड़ा टाइम है, तो फिर चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो कई बार उनको डिप्रेशन भी होता है, और इसके बारे में लिखती हैं वो राइटर ने लिखा है, सन सेटिंग ओवर द आर्कटिक isn't enough to lift them. Sun setting over the Arctic isn't enough to lift them. Then they have to be able to see the face of one of the others on board and find something there that keeps them going. भाई डूबता हुआ सूरज, ठीक है, वो उनको नॉर्मली क्या होता है, जैसे डूबता हुआ सूरज जब आप देखते हैं, कभी आपने समुद्र के पास देखा हो तो दिल खुश हो जाता है। मतलब मेरी नज़र में, क्योंकि वो मैंने देखा हुआ है, बहुत ग्रैंड नज़ारा है वो, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स आई हैव एवर सीन।
ठीक है। लेकिन वो एस्ट्रोनॉट बताते हैं कि जब हम, वो तो डेली देख रहे हो, 16 बार देख रहे हैं दिन में, 16 बार सनराइज सनसेट होता है, तो कहते हैं यार अब उससे भी हमारा दिल वो नहीं होता, खुश नहीं होता। हम एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और उस एक दूसरे का चेहरा देख के कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं और कुछ ढूंढते हैं और उसी के सहारे हम सब फिर आगे चलते हैं। कुछ हमें ढूंढना पड़ता है एक दूसरे के चेहरे में और उसी ताकत के सहारे हमें चलना पड़ता है आगे, बिकॉज देयर इज़ नो वे आउट, वी हैव टू कीप मूविंग। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। अब इनकी फैमिली, एक तरह की ये 6 लोग हैं, इनकी फैमिली बन गई है। ठीक है, तो उनको बोला गया है इसमें स्टोरी में फ्लोटिंग फैमिली, क्योंकि फ्लोट कर रहे हैं ना, हवा में तैर रहे हैं, फ्लोटिंग फैमिली। बट फैमिली होते हुए भी फैमिली नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइवेसी है, एक बड़ी प्रोफेशनल लाइफ है, एक कंडक्ट होता है, उसको आपको मेंटेन करना पड़ता है। जो गाइडलाइंस हैं स्पेस एजेंसीज़ की, जो वर्ल्ड वाइड हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, उनको एस्ट्रोनॉट्स को मेंटेन करना पड़ता है। आप पर्सनल नहीं हो सकते, आपको प्रोफेशनल रहना पड़ेगा। ठीक है, एक लेवल आदमी बात कर सकता है, बट स्टिल आप एक दूसरे की जो प्राइवेट लाइफ्स हैं, जो एक आपको डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो फैमिली वाली बात नहीं है। फैमिली का मतलब तो बहुत पर्सनल चीज़ हो जाती है ना। फैमिली जब वर्ड यूज़ करते हैं तो इट मीन्स वेरी समथिंग वेरी पर्सनल, समथिंग वेरी डियर टू अस, लेकिन वो चीज़ वहाँ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक दूसरे की जान लगा के भी बचाना पड़ेगा एक दूसरे को। ठीक है, तो इसीलिए फ्लोटिंग फैमिली बोला गया है। फैमिली है लेकिन अर्थ वाले मायने में फैमिली नहीं है। अब कई बार ऐसा होता है कि ये जो हैं वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स, ये एक दूसरे का चेहरा देख के अपने फैमिली वाले को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे उसमें एक लेडी एस्ट्रोनॉट है नेल, वो अपने हस्बैंड को मिस करती है और सोचती है काश मेरा हस्बैंड यहाँ होता, क्योंकि वहाँ पे मैंने बोला 4 मेल्स थे। सोचती है जब किसी का चेहरा देखती है तो काश इसकी जगह मेरा हस्बैंड होता। ऐसे ही एक दूसरा एक बंदा है एंटोन, वो जब देखता है वहाँ लोगों को तो वो सोचता है काश यहाँ पे मेरे बच्चे होते इनकी जगह। एक रिसेंटमेंट वाली फीलिंग आती है। ठीक है, एक नाराज़गी वाली फीलिंग आती है कि भाई ये लोग हैं तो मेरा अपना क्यों नहीं है यहाँ पे कोई। वो एक मिस वाली फीलिंग होती है कि मिस कर रहा है इंसान अंदर से, ये चीज़ निकल के आती है। ठीक है, अब साथ साथ एक चीज़ और निकल के आ रही है यहाँ पे बार बार, और ये बड़ी स्ट्रेंज चीज़ लगी मुझे और बड़ी मिस्टिकल भी लगी, साथ ही साथ बड़ी स्पिरिचुअल भी लगी साथ ही साथ। दे हैव टॉक्ड बिफोर अबाउट अ फीलिंग दे ऑफन हैव, अ फीलिंग ऑफ मर्जिंग, अ फीलिंग ऑफ मर्जिंग, कि आप यूनाइट कर रहे हैं, आप मर्ज कर रहे हैं, आपका जो आई का सेंस है वो डाइल्यूट हो रहा है। स्पिरिचुअलिटी में एक चीज़ बोली जाती है कि आपके अंदर और यूनिवर्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है हमारा, जो हम बोलते हैं हमारे में और यूनिवर्स में जो डिफरेंस है वो हमारी माइंड की वजह से। मैं भी आपको स्पिरिचुअलिटी की लैंग्वेज बता रहा हूँ। ठीक है, जब मैं बोलता हूँ कि मैं हूँ तो मैं मेरा माइंड की वजह से ही है। अगर मेरा माइंड हट जाए तो मेरा मैं भी हट जाएगा, फिर मुझ में और यूनिवर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। हम जो डिफरेंस बनाते हैं अपने में और दुनिया में वो हमारे माइंड की वजह से। आई जो है वो हमारे माइंड से आ रहा है, माइंड की जनरेशन है आई। माइंड हटता है तो फिर कोई डिफरेंस नहीं है। आप कैसे बताएंगे कि ये किताब अलग है मैं अलग हूँ? कैसे? क्योंकि माइंड की वजह से तो बता पा रहा हूँ मैं, ये अलग है मैं अलग हूँ। अगर मेरा माइंड ही नहीं है, कोई माइंड ही नहीं है जज करने वाला, फिर तो सब एक ही है। तो इसको स्पिरिचुअलिटी में फीलिंग बोलते हैं, यूनिटी की। ठीक है, ठीक है, तो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। तो ये फीलिंग यहाँ पे भी आ रही है, फीलिंग ऑफ मर्जिंग। अब कैसे आ रही है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आपको बोला था 6 लोग हैं ये इस पे स्पेस क्राफ्ट पे। तो ये 6 के 6 इन्हें ऐसा लगता है कि ये इस स्पेस क्राफ्ट के साथ मर्ज हो गए हैं, एक दूसरे में भी मर्ज हो गए हैं और स्पेस क्राफ्ट में भी मर्ज हो गए हैं। ये पूरा एक यूनिट बन गया है। ये 6 एस्ट्रोनॉट और स्पेस क्राफ्ट एक ही यूनिट बन गया है। ये मैंने बोला ना, एक तरह से एक दूसरे में मर्ज हो गए हैं। जैसे चीनी आप पानी में डालते हैं तो पूरा चीनी पूरे पानी में घुल जाती है, उस पानी का पार्ट बन जाती है। ऐसे ये 6 एस्ट्रोनॉट और वो जो स्पेस क्राफ्ट है एक ही हो चुके हैं। अब कैसे हुए हैं ये बताता हूँ। एंटोन को माना गया है उस पूरे यूनिट का, समझ लो आप, अलॉन्ग विद द स्पेस क्राफ्ट,
जब एक बन गए हैं वो, तो एंटोन जो है वो हार्ट है, उस स्पेस क्राफ्ट का हार्ट है, दिल है। क्यों है? क्योंकि एंटोन जो है, देखा गया है कि ही क्राइज ओपनली एट फिल्म, मूवी देखता है तो रोने लग जाता है, और जब वो खिड़की से नीचे देखता है अर्थ को तो रोता है, उसको याद आती है अपने परिवार की, मैंने बोला था अपने लड़कों की, अपनी लड़कियों की, ठीक है, अपने सन्स एंड डॉटर्स की उसको याद आती है। तो अपनी फैमिली को जब याद करता है तो रोता है, अर्थ को देखता है तो रोता है, उन मोमेंट्स को देख के रोता है, मूवीज़ देखता है रोता है। इमोशनल है, हार्ट से चलता है, ज़्यादा दिल से चलता है। तो एंटोन को बोला गया हार्ट ऑफ स्पेसक्राफ्ट। पीटर जो है माइंड है, वो दिमाग बहुत लगाता है। मैंने आपको बताया था, वो कह रहा था पीछे ऐसा होना चाहिए, इसमें यहाँ पे जैसे इटली में मकान होते हैं ऐसे यहाँ अंदर से उसको ऐसे बनाएंगे, जैसे इटली में जैसे बिल्डिंग्स होती हैं, इमारतें होती हैं, और ये होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो पीटर माइंड की तरह है, वो लॉजिक से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एक और है रोमन। रोमन क्या है? कुछ भी चीज़ ख़राब होती है, ठीक है, तो फटाफट ठीक करता है। तो ही इज़ द हैंड ऑफ स्पेस क्राफ्ट। आप समझ रहे हैं इस पॉइंट को? एंटोन क्या है? हार्ट ऑफ स्पेस क्राफ्ट। पीट्रो क्या है? माइंड ऑफ स्पेस क्राफ्ट। रोमन क्या है? हैंड ऑफ स्पेस क्राफ्ट। क्योंकि कुछ भी ख़राब होता है तो कुछ भी मैनुअल अगर कुछ होगा, ख़राब चीज़ कोई ठीक करनी है तो उसको ठीक यही करेगा, रोमन करेगा। शॉन जो है, एक और है शॉन, वो है सोल, वो आत्मा है, उस स्पेस क्राफ्ट की आत्मा है, ठीक है। क्योंकि वो कन्विंस करता है बार बार सबको कि भाई तुम लोगों की सोल्स है, हम यहाँ पे हैं बट वी हैव सोल्स। तो शॉन उन सबको कन्विंस कर रहा है। तो शॉन इज़ द सोल ऑफ द स्पेस, पूरा उस यूनिट की। फिर एक और है, फिर अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बताए हैं 4, एंटोन, पीट्रो, रोमन, शॉन, ये मेल एस्ट्रोनॉट्स हैं। फिर जो लेडी एस्ट्रोनॉट्स हैं, फीमेल एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनका नाम चाई और नेल है। चाई जो है वो अंतरात्मा है, वो जो कॉन्शियस है, जो जो जिसको आप अंतरात्मा बोल सकते हो, ठीक है, वो चाई है। क्यों है चाई? ये फेयर है, बहुत वाइज है, आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। आप अंतरात्मा होती ही क्या? अंतरात्मा आपकी वो आवाज़ है, आपके अंदर एक ऐसी चीज़ है, एंटिटी है, जिसको आप चाह के भी वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए यही बोला गया चाय के लिए, शी इज़ फेयर। अंतरात्मा आपकी फेयर होती है, वो हमेशा आपको सच की तरफ पुश करेगी, आपको विजडम की तरफ पुश करेगी। इसको आप इंट्यूशन की पावर ही बोल सकते हो, ठीक है। तो आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, आप इसको वर्ड्स में लेके नहीं आ सकते। मैं आपसे पूछूं क्या है अंतरात्मा, आप बता सकते हैं, तो आप वर्ड्स से नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप उसको महसूस करेंगे, फील करेंगे। अगर आप सेंसिटिव हैं तो आप उसको जरूर डेफिनेटली फील करेंगे अपने अंदर, ठीक है। और फिर है नेल, ये चाय थी, अब नेल। नेल कौन है? नेल ब्रेथ है, वो जो सांस है, ठीक है, इट्स शी इज़ द ब्रेथ ऑफ द यूनिट, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। तो आप इसे समझिए कि राइटर ने दिखाने की कोशिश करी है कि ये जो मैंने आपको फीलिंग बताई थी, अ फीलिंग ऑफ मर्जिंग, वो फीलिंग ऑफ मर्जिंग इस तरह से आ रही है कि वो एक ही यूनिट में होते हुए सब एक दूसरे में मर्ज हो गए, स्पेस क्राफ्ट के साथ मर्ज हो गए, ठीक है। अब फिर वो इस चीज़ को सोचते हैं कि क्या जो उनकी लाइफ है, जब वो ऊपर स्पेस क्राफ्ट में, यहाँ पे उनको ज़्यादा खतरा है, यहाँ पे उनको ज़्यादा रिस्क है, या जब वो अर्थ पे जाएंगे तब ज़्यादा रिस्क होगा? क्योंकि हमको, जैसे हम यहाँ बैठे हैं अर्थ पे, हमको देखने में लगता होगा कि यार ऊपर हैं, कोई एस्ट्रॉयड न टकरा जाए, कोई रेडिएशन का भी खतरा होता है, और तरह की भी वो होते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, ऊपर हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाए मशीन में, ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट की जो सोच है, जो राइटर ने लिखी है एटलीस्ट, वो अलग है। एस्ट्रोनॉट्स ऊपर जो हैं वहाँ पे सोच रहे हैं, एक एस्ट्रोनॉट सोचता है कि यार जब मैं ऊपर हूँ तो 24 घंटे तो हम पे निगरानी रखी जाती है, क्योंकि ग्राउंड कंट्रोल होता है, 24 घंटे उनको निगरानी रखी जाती है। कुछ भी चीज़ ख़राब होती है, इमीडिएटली उनको मालूम पड़ जाता है ये चीज़ ख़राब हो गई है, इमीडिएटली ठीक भी हो जाती है, ठीक है। ऊपर कोई क्राइम नहीं है, किसी तरह का ट्रैफिक नहीं है, किसी तरह की जो रोज़ की हमें जो टेंशनें होती हैं, दुनिया भर के हमें स्ट्रेस होते हैं, वो नहीं है। ऐसा कोई रोड एक्सीडेंट नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो बहुत सारी जो जिन चीज़ों को लेकर हम वरी कर रहे हैं ना, कि वो जो स्पेस क्राफ्ट में बैठे हैं उनको रिस्क है, वो एस्ट्रोनॉट सोच रहा है कि ऐसा नहीं है कुछ भी। इनफैक्ट एस्ट्रोनॉट सोचता है कि लाइफ में हमको रिस्क तब ज़्यादा होगा जब हम अर्थ पे उतरेंगे, क्योंकि अर्थ पे तो सारी चीज़ें हैं, फिर क्राइम भी होता है,
एक्सीडेंट्स भी होते हैं, दुनिया भर की और टेंशनें भी हैं, वहाँ ज़्यादा उनको लाइफ डेलिकेट लग रही है, ऊपर वो ज़्यादा सिक्योर महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो और इनफैक्ट वो बोलते भी हैं कि अर्थ पे तो आप देखिए कांस्टेंट कंपटीशन है, क्योंकि इतने सारे लिविंग स्पीशीज़ हैं, खाली इंसान थोड़ा ना है, बहुत सारे लिविंग स्पीशीज़ में एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है 8 मिलियन स्पीशीज़ ऑल वाइंग टू सर्वाइव। लास्ट लाइन लिखते हैं और बड़ी अच्छी लगी मुझे, आई फाइंड दीज लाइन्स एक्सट्रीमली गुड। द सरप्राइजिंग थॉट occurs to them sometimes. The surprising thought occurs to them sometimes. They are encapsulated, a submarine moving alone through the vacuum depths. And when they will leave it, they will feel less safe. जब वो ऊपर हैं तो उनको ज़्यादा सेफ लग रहा है, जब उसको छोड़ेंगे, जब अर्थ पे आएंगे तो they will feel less safe, ये मतलब है इसका। They will reappear on the earth's surface as strangers of a kind, aliens learning a mad new world. अब जब वो ऊपर से नीचे आएंगे, स्पेसक्राफ्ट से जब अर्थ पे आएंगे तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उनके लिए वो स्ट्रेंज लगेगा उनको, वो एक तरह से एलियन बन जाएंगे। इतने टाइम से ऊपर रह लेंगे, जब अर्थ पे आएंगे तो वो एक तरह से एलियन हो जाएंगे। तो उनके लिए उसमें लिखा गया, लास्ट टाइम देखिए ना, एलियंस लर्निंग अ मैड न्यू वर्ल्ड। वो मैड न्यू वर्ल्ड अर्थ है और वो एलियंस की तरह हो जाएंगे। अब उनको एडजस्ट होने में दिक्कत आएगी, क्योंकि जब आप एक बहुत बड़ा ग्रैंड पर्सपेक्टिव लेके आते हो तो फिर अर्थ तो बहुत छोटी सी जगह है। यूनिवर्स में अर्थ की स्टैंडिंग देखोगे तो बहुत छोटी है, बहुत ही मिनिस्क्यूल लेवल पे। अगर आप यूनिवर्स के मैं स्केल पे देखूं, बात करूं तो कॉस्मिक स्केल पे, तो वो चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो आई फाइंड ये लाइंस जो है बड़ी पावरफुल है। ठीक है, तो अभी करीबन 20 पेज ख़त्म हुए, मतलब आपको अंदाज़ा लग सकता है इससे कि काफ़ी, मैंने बोला था ना डेंस बुक है, इसमें बहुत ज़्यादा मुझे मार्क करना पड़ता है, इसमें लिखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड भी पढ़ना पड़ता है। तो 10 पेज पढ़ने में ऑलमोस्ट मुझे 10 पेज पढ़ने में 2 घंटे लगते हैं। सो सच अ इंटेंस बुक, क्योंकि ये एक नॉवल की तरह नहीं है, लिखा उसको स्टोरी टेलिंग के उसमें गया है, लेकिन काफ़ी उसमें हर पैराग्राफ में, हर उसमें इंसाइट्स हैं, छुपी हुई इंसाइट्स हैं, वो आपको दिमाग मार के निकालनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये है ऑर्बिटल का पार्ट 2। कोशिश करूँगा जल्दी आपके साथ आगे जो इंसाइट्स मिलेंगी, पावरफुल इंसाइट्स हैं फ़िलहाल तक, तो जैसे जैसे मिलती जाएंगी आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, आपको लगता है वर्दी हैं, वैल्यूएबल हैं, आपको कुछ एड ऑन होता है इससे आपकी लाइफ में, आपकी नॉलेज में, तो उनको सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।